स्वागत करता हूं आपका गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर आपको भैया ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है या फिर ओम के नियम का सत्यापन करना है। देखिए ये डेरिवेशन पिछले कई वर्षों में कई बार बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, चाहे वो कोई सा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स में यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और इसको देखते हुए हम कह सकते हैं यह काफ़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हो जाता है। यह परीक्षा में यदि आएगा तो हाईएस्ट मार्क्स में आएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा अंक इसी शब्द को, इसी डेरिवेशन को आप करके पाने वाले होंगे यदि ये परीक्षा में आपको मिलता है। और इम्पोर्टेंट होने के लिहाज से ये आने की इसकी चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए हमें आज पढ़ना क्या है, ओम के नियम से अनुगमन वेग से हमें ओम के नियम का सत्यापन करना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हम बड़े डेरिवेशन को भूल जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। देखिए यदि आप एक ठीक तकनीक के रूप में एक डेरिवेशन को सॉल्व करना सीखते हैं तो आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से आज मैं आपको सिखाऊंगा, आप यकीन मानिए काफ़ी बड़ा डेरिवेशन आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। आप लिखेंगे भी नहीं तब भी आपको ये रहेगा कि हाँ आपको याद है, लेकिन आप अच्छे बच्चे होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूँ ज़रूर लिखेंगे। लेकिन डेरिवेशन को करने के लिए हम कुछ चीज़ों को पहले अच्छी तरह जानेंगे और उनमें एक संबंध बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि डेरिवेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। ये काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन जब मैं आपको एक रोड मैप के हिसाब से इसको सॉल्व कराता चलूँगा तो यह आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ओम के नियम को जानेंगे। ओम ने क्या कहा कि यदि मान के चलिए आप एक चालक तार रखते हैं, चालक तार आप कॉपर का तार ले आइए, किसी भी धातु को, कुछ भी चलेगा। आप एक चालक तार रखते हैं और उसको आपने बैटरी से लगा दिया। बैटरी से लगाने के बाद में आप बड़ी वोल्ट की बैटरी लाए और बड़ी वोल्ट की बैटरी लाए। आप क्या कर रहे हैं, बैटरी में वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बड़ी वोल्ट की बैटरी ला रहे हैं, अर्थात आप तार के सिरों पर विभवांतर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले 20 वोल्ट की बैटरी लाओ, 40 की लाओ, 80 की लाओ, 100 की लाओ, विभवांतर बढ़ाते चले जाओ। आप विभवांतर बढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो चालक तार है इसमें जो धारा है वो बढ़ने लग जाएगी। चालक तार में यदि आपने विभवांतर को बढ़ाया तो आप देखने लगेंगे कि चालक तार के अंदर धारा का मान बढ़ जाता है। यह सूरत कब तक रहेगी, देखिए समझ लीजिए, जब तक आप इस चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें तो आपका ओम का नियम बहुत फिट बैठेगा, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ V बराबर IR होगा। R एक नियतांक होता है जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं। ओम ने कहा कि यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को आप छेड़खानी ना करें, अर्थात इसका ताप ना बढ़ाएं, इसको आर्द्रता वाले मौसम में ना ले जाएं, कहीं ऐसी जगह ना ले जाएं जहां आर्द्रता बढ़ती हो या घटती हो, और आप इसको खींचतानी ना करें, ना कि इसको आप लंबा करें, ना ही इसको आप छोटा करें, तब ऐसी सूरत में अर्थात भौतिक अवस्थाओं को नियत कर दें, तब विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या मैं कह सकता हूं R जो होगा V और I का अनुपात होगा, मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है और उसी नियत को आप कहते हैं, बोलो क्या, प्रतिरोध। इसी प्रतिरोध को वैज्ञानिक ओम ने परिभाषित किया। क्या कहा कि विभवांतर और धारा का मान नियत रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पर धारा चेक की तो 5 एम्पियर की आई, तो अब आप इस स्थिति में प्रतिरोध देखेंगे तो 20/5, आंसर बोलो 4,
है ना, सर ने बताया होगा प्रतिरोध का मात्रक 4 ओम होता है। यदि मैंने वोल्टेज को बढ़ा करके मान के चलिए 40 कर दिए तो आप पाएंगे कि इसके अंदर की जो धारा है वो 10 हो जा रही है। ऐसा ही होता है, वास्तविकता में ऐसा ही होता है। लेकिन आप दूसरी सूरत में भी प्रतिरोध निकालने लग जाएंगे तो 40/10 हो जाएगा, फिर से ये 4 आ गया। आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे धारा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि एक चीज हमेशा नियत रहेगी, वो अनुपात है वोल्टेज का और धारा का, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। अब ये नियत होता क्यों है, इसको आप देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं आप सामान्य रहने दें, उनको नियत रहने दें, तो विभवांतर और धारा आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए भैया, ये प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध नियत ही क्यों रहता है, ये बदलता क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। देखिए, अभी हम छोटी छोटी बेसिक चीजों को जानेंगे और जैसे ही बेसिक चीज़ों को मैं पूरी कराऊंगा, हर चीज़ को आप देखेंगे डेरिवेशन में कुछ नहीं बचेगा। डेरिवेशन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन यदि यही चीज़ आपको ना पता हो तो आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करने वाले हैं। मैं सभी छोटी से छोटी चीज़ों को यहाँ पहले क्लियर करूँगा और डेरिवेशन करते वक्त एक बार पूछूंगा भी नहीं, और आप देखेंगे कि सेकेंड्स में कैसे आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। देखिए भैया, ये एक चालक तार है। चालक तार के अंदर आपने सबने पढ़ा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भैया ये क्या कर रहे होते हैं, यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। एक बात और जोड़ दे रहा हूं, जब ये रैंडमली गति कर रहे होते हैं तो उस गति में जो इनका वेग होता है उस वेग का मान होता है, वेग का नाम होता है ऊष्मीय वेग। अर्थात चालक तार में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहे होते हैं उस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। अब ये जो यादृच्छिक गति चल रही है किस वेग से चल रही है भैया, ऊष्मीय वेग से चल रही है। क्लियर हुआ। अब जैसे ही आपने इसको एक बैटरी से टच कराया तो एक तो इसके अंदर ऊष्मीय वेग था। अब एक बैटरी के प्रभाव में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये धन टर्मिनल की तरफ भागेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे भैया, धन टर्मिनल की तरफ भागेंगे। धन टर्मिनल की तरफ भागेंगे, तुरंत आप जानते हैं कि इसके अंदर धारा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी, सर ने बताया हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप भूल गए, क्या कि बीच में आपको एक चीज और मिलती थी, क्या भैया, धन आयन। धन आयन क्या करेंगे, जब बैटरी आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सभी एक दिशा में भागने लगेंगे धन टर्मिनल की तरफ, और रास्ते में इनसे टक्कर किसकी होगी, बोलो, धन आयन की होगी। जब टक्कर होगी तो अवरोध होगा, और उसी अवरोध को कहते हैं प्रतिरोध। ये धन आयन है। धन आयन इलेक्ट्रॉन के या धारा के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं, उसी अवरोध को आप प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और उस प्रतिरोध का मान अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, B/I होता है। अब मैं बताऊंगा कि ये नियत क्यों हुआ। एक बात ध्यान से समझिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सर ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि धनावेशित पार्ट जो होता है वो भारी होता है। यदि ये भारी होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको खिसका नहीं पाएंगे, इस बैटरी का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। ये धनायन अपनी ही जगह पर रहेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं होगा। अर्थात प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप चाहें 1000 वोल्ट की बैटरी लेकर के आ जाओ। क्लियर हो गया। यहाँ पर ओम का नियम खत्म हुआ। अब बात करते हैं कि इसको हमें ओम के अनुगमन वेग के आधार पर किस तरह से लिंक करना है। देखिए, मैं अनुगमन वेग के आधार पर केवल इतना सिद्ध करूंगा कि B और I नियत होते हैं। B और I का जो अनुपात होगा वो नियत होगा, और मेरा जो डेरिवेशन है समाप्त हो जाएगा। उसको करने के लिए सबसे पहले मैं एक चित्र बनाऊंगा, उसकी थ्योरी बढ़ाऊंगा, और देखिए फिर कुछ चीजें उनमें आपको जाननी होंगी। पहली बात देखिए, क्या बातें जाननी होंगी, समझ लीजिए, बेसिक बातें। अगर बैटरी के अभाव में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बैटरी को लगा रखा है लेकिन स्विच को क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। बैटरी के अभाव में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उसमें वेग से चलेंगे।
कैसे चलते हैं? इधर उधर इधर उधर, कोई कहीं भी भाग सकता है। और अगर उनका मैं औसत ले लूं, देखिए इस बात को, मेक इट अ पॉइंट, जैसे गांठ बांध ले इस बात को कि यदि मैं उसी में वेग का औसत लूंगा तो आप बताइए कि बैटरी के अभाव में एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो औसत उसमें वेग बोलो कितना होगा? यही बातें अभी मैं डेरिवेशन में यूज करूंगा, आपको गांठ बांध लेनी है ऐसी बातों को। औसत उसमें वेग, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, सभी का जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी या औसत जो वेग है वो क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कराऊंगा, मतलब अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, अब बताइए क्या होगा? एक तो इनके अंदर का ऊष्मीय वेग प्लस बैटरी का धन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो एक नया वेग हो रहा है। इन दोनों का अगर आप औसत ले लेंगे भैया, वही होता है आपका अनुगमन वेग। क्या भैया? दोबारा बोलिए। ऊष्मीय वेग, फैन बंद कर, और आपने जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया टर्मिनल की तरफ भागे, उन दोनों का औसत क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। यही चीजें अब पूरे डेरिवेशन में यूज होंगी। और एक छोटी सी बात तो जोड़ना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि आप सभी को क्या ये वाली इक्वेशन याद है? B = U + AT। ये गति की प्रथम समीकरण कक्षा 9 से आप पढ़ते आ रहे होंगे, जहां पर B अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण, T समय। ये इस समीकरण का यहाँ पर हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बैटरी लगाएंगे तो गति में परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन इस सूत्र से निकालेंगे, ये आपको याद रखनी है। और सबसे मेन बात, जो अनुगमन वेग का मान डेरिवेशन के थ्रू सर ने प्रूव कराया था, क्या होता है? I/NEA। यदि आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आपका डेरिवेशन समाप्त हो गया। चंद मिनटों में अभी डेरिवेशन को खत्म करने वाले, केवल इन बातों को आप याद रखेंगे। क्लियर? मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले किसी डेरिवेशन में एक चित्र होता है और चित्र के ऊपर हमें लिखनी होती है थ्योरी। देखिए, जो मैं चित्र बनाऊंगा ठीक हूबहू उसी की थ्योरी लिखता चला जाऊंगा। ये मैंने एक चालक तार लिया, या ये मैंने क्या किया, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा दिया। चालक तार की लंबाई मैं अपनी स्वेच्छा से L मान ले रहा हूँ। चालक तार का नाम A भी दे दिया, और भैया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A भी मतलब PQ ले लो, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लिया। क्योंकि यह बैटरी से कनेक्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया किधर भागेंगे? इधर भागेंगे, धन टर्मिनल की तरफ। ये रहा धन टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण होता है और ऋण और धन आपस में आकर्षित करेंगे तो ये इधर भाग जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ ये BD वेग के साथ में इधर भाग रहे हैं। और जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है भैया, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की तरफ होगा। यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। क्लियर? ये सब बातें अब हम थ्योरी में कवर करने वाले हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे भैया? माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसको क्या कर रहे हैं? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं। V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा वो लिख रहा। जोड़ने पर इसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। और क्या बातें रह गई? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है,
इसी वेग से इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। यह हो गई आपकी थ्योरी। अब इतनी थ्योरी लिखने के बाद में एक बात और हम इसमें ऐड करेंगे। चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि n हो तो देखिए, इतनी ये जो थ्योरी है ये पूरी की पूरी मैंने कहाँ से उतारी? इस चित्र से उतारी है ना। पूरी एक बार मैं थ्योरी पढ़ दे रहा हूँ। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई l और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E हो। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है भैया? vd है। और इसी वेग से ये काम भागेंगे, धन टर्मिनल की तरफ भागेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं कितने माने ले रहा हूँ? n मान लेता हूँ। तब देखिए हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं अब डेरिवेशन की। क्या तब अनुगमन वेग कितना होगा भैया? आपको पता है आई का वेग, vd का वेग कितना होगा? I अपॉन में n। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, सर ने कराया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम लोकल मैथमेटिक्स से या फिर जनरल मैथमेटिक्स से हम अनुगमन वेग का मान निकालेंगे और दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये भी अनुगमन वेग है और अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो भी अनुगमन वेग ही होगा। और दोनों को बराबर करके हम आपका जो v अपॉन में I का मान है उसको नियत प्रूफ कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चालक तार के अंदर का विद्युत क्षेत्र निकालूंगा। देखिए, चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू क्या होता है भैया? V/L होता है विभव प्रवणता से, आप सबको पता होगा। V/L है ना। कहाँ से ये? इसको आप लिख भी सकते हैं विभव प्रवणता से। क्लियर। और उसके पश्चात हम F निकालें तो वो क्या होता है भाई? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बल बटे में आवेश। तो यहाँ से लगने वाला बल कितना होगा? विद्युत क्षेत्र गुणा में आवेश। तो यहाँ पर आवेश कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन। और विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया? V/L। अरे बात समझ में आ गई? विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र निकाला V/L। लगने वाला बल निकाल रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कैसे निकालें भाई? बल का फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत क्षेत्र गुणा उस पर लगने वाला आवेश की परिभाषा कहती है, हमें बताती है कि बल बटे आवेश विद्युत क्षेत्र होगा। तो बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र और आवेश का गुणनफल होगा। तो विद्युत क्षेत्र ये रहा V/L यहाँ से, और आवेश इलेक्ट्रॉन पर E होता है। सही। और उसके पश्चात हम निकालेंगे तार में त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों के अंदर त्वरण कितना होगा। इलेक्ट्रॉन पर त्वरण, देखिए सब पर एक ही बैटरी लग रही है, सबके अंदर एक वोल्टेज है, तो एक विद्युत क्षेत्र होगा। एक विद्युत क्षेत्र होगा तो एक तरह का बल होगा। एक कांस्टेंट बल होगा तो त्वरण भी सभी पर, सभी इलेक्ट्रॉनों पर समान होगा। इस बात को पॉइंट बना लें कि सभी पर जो त्वरण होगा सभी इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होगा भैया? बल बटे में द्रव्यमान। आप जानते हैं किस फॉर्मूले से? न्यूटन का द्वितीय फॉर्मूला है ना। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है गति संबंधी, F = ma वाला। तो त्वरण बताइए कितना हो गया? बल बटे में द्रव्यमान। बल बताइए कितना है? EV/L। और m को ज्यों का त्यों आप छोड़ सकते हैं। अब मेरे पास त्वरण है। देखिए मैंने क्या कहा था कि गति के समीकरण का प्रयोग करूंगा। B = U + AT। उसमें A आता है कि नहीं आता है? तो मैं सबसे पहले A ही निकाल रहा हूँ। ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले A का वैल्यू निकाल लिया EV/LM। इसको आप ऊपर लिख लेंगे। A का वैल्यू आया
ई वी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल, त्वरण का मान आ गया। इसको आप समीकरण एक्स बना के यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो सभी का वेग बदलेगा। अब वो उसमें वेग से नहीं चलेंगे, अब उनका वेग अलग अलग होने लग जाएगा। ठीक, तो बैटरी लगाने के पश्चात अंतिम वेग बताइए कैसे कैसे निकालेंगे? गति की प्रथम समीकरण से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन के अंतिम वेग क्या क्या होंगे भैया? अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन का निकालूं तो u1 प्लस ए टॉर्क। टॉर्क कहां से आ गया? श्रांति काल, जहां पर t होता है समय, यहां पर होगा श्रांति काल टॉर्क। सर ने बताया होगा आपको जरूर कि टॉर्क क्या होता है? टक्करों के बीच का लगा समय, सही। और ए सब के लिए कॉमन रहेगा, इस पे 1 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन में त्वरण बराबर रहेगा, ये मैं अभी बता चुका हूं। ऐसे ही अगर मैं दूसरे का निकालूं, दूसरे इलेक्ट्रॉनों का, तो वो हो जाएगा u2 प्लस ए टॉर्क। ऐसे ही तीसरे का निकालूं तो भैया u3 प्लस ए टॉर्क। ये हमेशा ए और टॉर्क सभी के लिए कांस्टेंट रहेंगे। बात समझ में आ गई? और लेकिन अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाऊं, bn कर दूं तो क्या हो जाएगा भैया? un प्लस ए टॉर्क। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए अनुगमन वेग मेरे अकॉर्डिंग, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, और उनको किससे तुलना करूंगा? I अपॉन में NEA से। तो भैया अगर मैं इस इक्वेशंस का यूज करके अनुगमन आपसे वेग पूछूं तो आप कहेंगे सर इन सभी का आप औसत ले लीजिए। क्या करेंगे? औसत लेंगे। क्यों? क्योंकि जब बैटरी लग जाती है, बैटरी के प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन सभी गतियों का, उन सभी गति के कारण वेग का अगर आप औसत लेते हैं, वही होता है अनुगमन वेग। अर्थात इनका सबका आप औसत लेंगे, वही अनुगमन वेग होता है। यह अनुगमन वेग की परिभाषा में बताया गया है। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? u1 प्लस ए टॉर्क, इसी प्रकार से u2 प्लस ए टॉर्क, इसी प्रकार से u3 प्लस ए टॉर्क, इसी प्रकार से un प्लस ए टॉर्क। और आपको औसत लेना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो क्या होता है औसत का फॉर्मूला? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपने n से भाग मारा। अब आप इसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से स्प्लिट कर सकते हैं, इसको अलग अलग भिन्नों में तोड़ सकते हैं। कैसे भैया? u1 प्लस u2 प्लस u3 डैट डैट कहाँ तक जाएगा? un तक डिवाइडेड बाई n। ए टॉर्क प्लस ए टॉर्क ये कहाँ तक जाएंगे? n बार जोड़ने हैं ये आपको, डिवाइडेड बाई क्या करना है भैया? n करना है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का पहला वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पहला वेग, तीसरे इलेक्ट्रॉन का पहला वेग, चौथे इलेक्ट्रॉन का पहला वेग। पहले वो किस वेग से चल रहे थे? उसमें वेग से चल रहे थे। अब यहाँ पर उसमें वेग का आपने औसत ले लिया, तो मैंने आपको वो बात पहले ही बताई थी, वो होने वाला है 0। औसत उसमें वेग 0 होगा, क्योंकि ये तो सभी उसमें वेग से चल रहे थे। पहले इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहे थे? उसमें वेग से। तो ये सब क्या है? उसमें वेग है। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पहला वेग, और इन सभी का औसत लेंगे तो वो 0 मैं पहले लिखा चुका हूँ। अब आप देखेंगे ए टॉर्क कितनी बार है? n बार है, तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे। ए टॉर्क डिवाइडेड बाई n, n से n मर गया, बोलो कितना आया? ए टॉर्क आ गया। और आप देख रहे हैं ए का मान कितना है भैया? बोलो ए का मान है EV डिवाइडेड बाई ml, EV डिवाइडेड बाई ml, और यहाँ पर टॉर्क ज्यों का त्यों, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे समीकरण x से, समीकरण x से आपने ए का मान यहाँ फिट करा दिया भैया। ये किसका मान निकाल करके लाए हैं? आप निकाल करके लाए हैं VD, मतलब अनुगमन वेग का। और अनुगमन वेग का मान अभी मैंने आपको बताया था कि I अपॉन में NEA होता है। तो क्या मैं दोनों की तुलना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो कीजिए, इसको आप समीकरण y बना लीजिए, और VD का मान होता है I अपॉन में NEA, इसको z बना लीजिए और दोनों की तुलना कीजिए, क्योंकि दोनों ही अनुगमन वेग हैं। समीकरण y व z की क्या करेंगे भैया? तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ही बात एक हैं। तो I बटे में NEA का वैल्यू होगा EB टॉर्क डिवाइडेड बाई ml। इसको थोड़ा सा पलट के लिख सकते हैं, EV टॉर्क डिवाइडेड बाई ml का वैल्यू होगा
I/NE A। मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो ध्येय रहेगा इस डेरिवेशन में, वो v और i को लेकर के रहेगा। मैं b को यहीं रहने दूंगा, i को डिवाइड में ला सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ गुणा में है, और बाकी सभी को क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, इधर से इधर पहुंचा दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा। करिए भैया पक्षांतर, सभी करना जानते होंगे। यहाँ से ml डिवाइड में है या गुणा में पहुंच जाएगा, m गुणा l। यहाँ पर एक e, यहाँ पर एक e, दोनों की प्रोडक्ट होगा e का वर्ग। और a पहले से ही है, इसको पहले से ही रहने दो। n है, n को यहीं रहने दो। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। टॉर्क बचा, टॉर्क यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में लेकर के आ जाएंगे। अब देखिए जरा, यहाँ से पक्षांतर करने के बाद में देखिए, यहाँ पर थोड़ा आ नहीं रहा है, पक्षांतर करने के बाद में b/i का मान आएगा आपका ml डिवाइडेड बाई e का वर्ग an टॉर्क। देखिए भैया, यहाँ पर ये m क्या है, ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये कभी नहीं बदलता। आपने सबने इसका वैल्यू याद किया होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है। चालक तारा आपने जो प्रैक्टिकल करते वक्त लिया होगा वही रहने देंगे, बार बार उसे घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। ये भी स्थिर, ये भी स्थिर, तो इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा, स्थिर होगा। जैसे कि मैंने कहा 5 एक स्थिर है, 2 एक स्थिर संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल 10 भी क्या होगा, एक स्थिरांक, एक नियतांक। उसी आधार पर ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, और उसका आप वर्ग करेंगे, चाहे इसकी आप घन कर दें, कुछ भी कर दें, वो एक स्थिरांक ही रहने वाला है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी एक स्थिरांक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी थी उतनी रहेंगी, घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। और ये क्या है, श्रांति काल। ये मैं पूरे डेरिवेशन में टॉर्क ही लिखता चला गया हूँ। क्यों? क्योंकि ये हर एक टक्कर में सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज हैं ये एक नियत वैल्यू है। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि v और i का जो अनुपात रहेगा भैया, वो रहेगा, बोलो क्या, नियतांक। और यही ओम का नियम होता है। खत्म, डेरिवेशन समाप्त हो गया। आप शुरू से एक बार उसको पूरा देखें, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चीज़ों को दिमाग में कैसे रखना है और उनको लेते हुए आगे बढ़ना है। आप क्या करेंगे, अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है उसकी तुलना अपने द्वारा निकाले गए अनुगमन वेग से करेंगे, और आपका ओम का नियम सत्यापित तुरंत हो जाएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।